देखो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं क्या, समास। क्या पढ़ रहे हैं? समास। समास। समास एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से पढ़ता है और सुनाता है, चाहे फर्स्ट क्लास में देख लो। और समास हम जब से बोलना शुरू करते हैं मतलब हमने समास बोलना शुरू कर दिया। अब भले ही हमें पता है कि हम समास कौन सा समास बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, लेकिन हम समास बोलना शुरू कर देते हैं। तो समास से समझने से पहले तुम्हें 3 या 4 चीजें ऐसी हैं जो समझना जरूरी है। सबसे पहले सामासिक पद। क्या बोलते हैं? सामासिक पद। सामासिक पद। सामासिक पद। देखो कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखेगा। क्या लिखने से उतना फायदा नहीं है, बोर्ड पे अगर अच्छे से समझ लेगा तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बोलेंगे सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद किसे बोलते हैं? मतलब सामासिक पद या समस्त पद किसे बोलते हैं? तो समास के बनाने के जो भी नियम होते हैं उनको जो पूर्णतः पूर्ण करके जो भी हमको पद प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सामासिक पद या समस्त पद बोलते हैं। और दूसरा आता है यहाँ पे तुम्हें समास विग्रह। क्या आता है? समास विग्रह। समास विग्रह। विग्रह। समास विग्रह किसे बोलते हैं अपन? जो समासिक पद होते हैं उनको उनके पूर्णतः जिस रूप में वो पहले थे उस रूप में हम लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समास विग्रह। विग्रह। समास विग्रह। विग्रह बोलते हैं। और तीसरा हम बोलते हैं, एक होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद। दूसरा होता है पूर्व पद। क्या? पूर्व पद। पूर्व पद। उत्तर पद किसे बोलते हैं? उत्तर पद वो होता है जो अपन सामासिक पद निकालते हैं या बनाते हैं, उसमें जो अंतिम पद होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद। और पूर्व पद वो होता है जिसे हम पहले लगाते हैं, पूर्व यानी पहले। जो पद हम पहले रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्व पद। ये 4 चीजें याद रखो, जब भी हम पढ़ाएंगे तो क्या है डेफिनेशन, जब भी हम उसकी मतलब परिभाषा लिखेंगे तो ये शब्द आते हैं, है ना, 3 या 4 शब्द आते हैं, हमेशा हमें याद रहना चाहिए कि शब्द होत क्या है। मतलब अगर शब्द अपन अभी तो ऐसा हम लिख लेंगे परिभाषा क्या होती है, परिभाषा लिखने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, समास के पद कितने मतलब प्रकार कितने होते हैं? 6। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत बात है। जब भी कोई पूछे समास के प्रकार, बोलो प्रकार कभी नहीं होता। समास में हमेशा भेद होता है। क्या होता है? भेद होता है। देखो हमेशा हिंदी अपन इतनी सरल मान के चलते हैं, हिंदी इतनी सरल नहीं है। हमेशा हर एक शब्द के लिए अलग अलग, जैसे कि अपन समास को अलग करने की क्या बोलते हैं? समास विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। ऐसे ही अपन संधि को अलग करने को संधि विच्छेद बोलते हैं। क्या? संधि विच्छेद। ऐसे इसके जो अपन इसको डिवाइड करके लिखते समास कितने प्रकार के, उसको प्रकार ना बोल के उसको क्या बोलते हैं अपन? भेद। क्या बोलते हैं? भेद। भेद का मतलब भी होता है विभाजित करना। भेद का मतलब क्या होता है? विभाजित करना। तो जो अपना समास है, समास के कितने भेद होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अपन एक एक करके सबको देखें। सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं अव्ययी भाव समास। समास। अव्ययी भाव समास को देखने से पहले तुम्हें देखना पड़ेगा समास क्या होता है। समास क्या होता है? समास का तात्पर्य क्या होता है ये बताओ। समास का तात्पर्य क्या होता है? जो समास पढ़ने जा रहे हैं अपन, इसका तात्पर्य क्या होता है ये बताओ। देखो समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण। और संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज को छोटा कर देना, मतलब उसका संक्षेप में लिखना, यानी संक्षिप्तीकरण। या कोई भी चीज 2 लाइन में लिखा है उसको 1 लाइन में लिख दो, क्या? संक्षिप्तीकरण। ऐसे समास में भी क्या होता है, जो समास पहले अपन को बनाना होता है 3 या 4 शब्दों का, उसको एक शब्द में लिख दे तो इसको बोलते हैं समास का संक्षिप्तीकरण। सबसे क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। और दूसरी बात इसमें याद रखो, हमेशा इसमें 2 पदों या 2 शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास बनते हैं। तो इसकी परिभाषा में या तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिखेंगे समास किसे बोलते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। किसी भी वाक्य को छोटा करना होता है। क्या होता है? छोटा करना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती? क्या होता है? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदों या शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं अपन? समास। समास
कहते हैं। एक बात समझ में आ गई? समास किसे कहते हैं? समास मतलब क्या होता है? एक तो संक्षिप्तीकरण, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। एक बात समझ में आई? आप देखते हैं अव्ययीभाव समास। हमको लगता है कि अव्ययीभाव समास है, बहुत सरल है, इसमें सिर्फ दो तीन बातें याद कर लो, जहाँ भी ये चीज आएंगी वहीं अव्ययीभाव समास। ऐसे नहीं है। देखो तुमने हमेशा पढ़ा होगा यथा, क्या यथा, फिर पढ़ा होगा प्रति, और एक पढ़ा होगा अनु, एक पढ़ा होगा आ, एक भर पढ़ा होगा, क्या भर, एक हर पढ़ा होगा। ठीक है, ये शब्द तुम्हें सिर्फ रटाएगा हुआ, इनको पढ़ लो, ये जहाँ भी तुम्हें दिख जाए क्या है वहाँ पे ज्यादा ज्यादा तुमको अगर उदाहरण लिखवाया होगा इसका, क्या उदाहरण लिखवाया होगा, प्रतिदिन लिखाया होगा, ठीक है, अनु से लिखा होगा अनुभाव, क्या अनुभव, भर से लिखाया होगा भरपेट, है ना। ये चीजें तुम्हें रटवाई गई हैं, ऐसे देख लो जहाँ भी ये शब्द आ रहे वहाँ अव्ययीभाव है। हमेशा हर चीज रटने की नहीं होती। अब हम इसको बताते हैं, ठीक है, कोई चीज नहीं हो रही याद तो वो रटो, लेकिन हर चीज नहीं लिखो। कुछ चीजों में क्या होता है, यहाँ पे देखो, इतनी चीजें तो तुम देख रहे हो, इतनी चीजें तुम देख रहे हो, ये चीज अलग बात है कि इनको अगर तुम याद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले अव्ययीभाव की परिभाषा क्या होती है, तुम क्या बोले? पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तो तुमसे कोई पूछ लेगा अव्यय क्या होता है, तो अव्यय क्या होता है ये बताओ। कोई पूछे, तुम चलो ठीक है परिभाषा बता रहे हो, तो ये बताओ कि अव्यय क्या होता है। अव्यय क्या होता है? तो अव्यय वह शब्द होता है जिसका ना तो काल का इफेक्ट पड़ता है इस पे, ना लिंग का पड़ता है, और ना ही किसी और का, या कारक। क्या इसमें तीन चीजें याद रखो, काल, कारक, लिंग। अगर ये चीजें इसके साथ अगर जुड़ती हैं तो इस पे कोई भी शब्द जिसमें इन चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वे सब कैसे होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। कैसे? अव्यय मतलब ये कहते हैं परिवर्तनशील नहीं होते। कैसे नहीं होते? परिवर्तनशील नहीं होते। इनका मतलब जो आज है, अभी हम तुम्हारे लिए करें, लड़की के लिए तो भी मतलब वही होगा, लड़के के लिए करेंगे तो भी वही होगा, वर्तमान में करेंगे तो भी वही होगा, भूत में करेंगे तो भी वही होगा। ठीक है, जैसे कि तुम प्रति को ही देख लो, प्रति जो है, प्रति का मतलब होता है हर हर। हम वर्तमान देखें तब भी होगा, और बाद में देखेंगे, भूत में देखेंगे तब भी वही होगा, भविष्य में देखेंगे तब भी वही होगा। अब देख कुछ चीजें ऐसी होती हैं, इसको तो हमने चलो ठीक है याद कर लिए, इसके अलावा हम कुछ दे रहे हैं चीजें, जैसे कि एक होता है बे, क्या होता है? बे। एक होता है बा, क्या? बा। इसके बाद होता है एक निस, क्या होता है? निस। एक होता है निर, क्या? निर। बेटा शांत रहो और आराम से पढ़ो, है ना, नहीं तो बाहर चले जाओगे। शांत रह के जो पढ़ा रहे हो उसको पढ़ो, वही नहीं मानेगा तो फिर पिटाई होगी। ठीक है, बे, बा, निस, निर, नी, इन शब्दों को देखो। चलो ठीक है, बा को अभी हम नहीं बता रहे, बा को हम बाद में बता रहे। ये चार शब्द देख रहे हो तुम्हें, बे, निस, निर और नी। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो चीज शब्द के आगे लगते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? और जो चीज शब्द के पीछे लगती है उसे क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखो, ये जहां भी तुम्हें चार चीजें दिख रही हैं, क्या क्या? बे, निस, निर और नी। इसका मतलब होता है के बिना या के रहित, के बिना या के रहित। जैसे कि उदाहरण के लिए तुम लिखो, ये क्या है? बे। बेजुबान लिखो, क्या है? बेजुबान। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? जुबान के बिना, क्या? जुबान के बिना या फिर जुबान के रहित, बिना या रहित। और इन सब के कर लोगे, जैसे निश्चय होता है, और भी कई शब्द होते हैं, इनके तुम एक एक करके बुक में देखोगे, जब तुम भी कोई भी पाठ पढ़ोगे तो उसमें कई शब्द मिलेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखना, जब भी ऐसे शब्द कहीं देखें तो ऐसा नहीं है। देखो तुम अगर ये इतनी चीजें याद करके रखोगे, ये 4 या 5 चीजें, तो अगर कहीं पे ऐसा आ गया, ये बेजुबान आ गया, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या है इसमें। एक होता है बा शब्द, सुना होगा, है ना? बा क्या है? बा अगर हम एक मैं बता रहा हूँ शब्द, बाइज्जत सुना होगा, बाइज्जत। ये कहीं भी सीरियल में तुमने सुना होगा, जब भी कोर्ट केस चलता है, कोर्ट केस में
जब भी बंद हो जाता है तो जज साहब बोलते हैं इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? बे निस निर और के बिना या के रहत होता है। इसमें वो चीज जुड़ जाती है, उसमें उसको छोड़ रहे थे, इसमें जुड़ जाती है। मतलब बाइज्जत का मतलब है इज्जत के साथ। क्या साथ में? इज्जत के इज्जत के साथ। बोलते नहीं है कि इसका कोई भी जुर्म नहीं है, इसे हम बाइज्जत बरी करते हैं, इसे इज्जत के साथ हम बरी करते हैं, छोड़ते हैं या बरी करते हैं। बरी का मतलब ही होता है छोड़ना। अब विभाव समाज अच्छे समझ में आ गया क्या होता है विभाव समाज। एक बात और जो हम भूल गए यहाँ पर, देखो हर चीज में अपवाद होते हैं। जैसे कि तुम्हारी क्लास में भी कई अपवाद होंगे कि क्लास में तो आते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ठीक है। ऐसे अव्ययभाव समास में भी एक अपवाद है। नॉर्मली हम द्विगु समास पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ते हैं संख्यावाची शब्द, जो भी पहले संख्यावाची शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है अपने अव्ययभाव समास में। कौन सा है? एक अपवाद करके लिख लेना, अपवाद है जहाँ भी मुनि, कौन सा शब्द? मुनि। मुनि देखना, मुनि या तो मुनि दिख जाए या फिर कोई नदी का नाम लिख जाए। मुनि या नदी, मुनि या नदी, नदी। जब भी इस नाम के आगे कोई भी संख्यावाची शब्द होगा तो वहां पे द्विगु समास ना होकर अव्ययभाव समास होगा। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण हम देखेंगे नदी में से अपन गंगा ले लें, क्या लिख लें? गंगा। अगर हम इसको समास में जोड़ के लिखेंगे तो इसको हम लिख लेते हैं पंचगंग, पंचगंग। और इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हम द्विगु समास में कैसे करते हैं? एक समूह या समारोह होता है ना, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 गंगाओं का समाहार। ठीक है, जहां भी नदी आ रही हो, नदी के आगे कोई भी संख्यावाची शब्द है, वहां पे कौन सा समास है? अव्ययभाव। और ये क्या है? मुनि, दुई मुनि लिखो, है ना? क्या? दुई मुनि। वैसे अपन नॉर्मली इसको देख कर देंगे दुई है मतलब संख्यावाची शब्द, हम द्विगु समास करते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है तो क्या आएगा? अव्ययभाव समास। तो इसका क्या आ जाएगा? दो मुनि का समूह या समाहार। समाहार का मतलब होता है एक समूह के लिए जो इकट्ठा बोलते हैं उसको हम बोलते हैं समाहार। ठीक है, एक हमारा समास हुआ आज कंप्लीट। कौन सा होगा? अव्ययभाव। दूसरा समास आता है अपना, कौन सा आता है दूसरा? बताओ। तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष बताते हैं। देखो दूसरा समास हम देख रहे हैं, कौन सा? तत्पुरुष तत्पुरुष समास। समास। देखो तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास की तुमने परिभाषा पढ़ी होगी कि इसका क्या होता है? प्रथम पद कैसा होता है? प्रथम पद होता है प्रधान। कैसा होता है? प्रधान। प्रथम पद प्रधान होता है तथा दूसरा पद कौन कैसा होता है? गौण होता है। दूसरा पद कैसा होता है? गौण होता है। या फिर तुमसे बोलते हैं कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं हम? कौन सा पद बोलते हैं? पूर्व पद। कौन सा? पूर्व पद। पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरे पद को बोलते हैं हम उत्तर पद। क्या? उत्तर पद। उत्तर पद कैसा होता है? उत्तर पद। गौण होता है। प्रधान का मतलब होता है मुक्त होना। क्या होना? मुख्य। मुक्त होना। वैसे ही गौण का मतलब होता है मुक्त ना होना। प्रधान का मतलब होता है मुक्त होना, इसका मतलब क्या होता है? गौण का मतलब होता है मुक्त ना होना। अब हम अगर तत्पुरुष समास देखें तो तत्पुरुष समास कई प्रकार होता है। कारक या जिन्हें हम विभक्ति बोलते हैं, पढ़े हैं क्या? कारक या विभक्ति हमने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में, ये पढ़े हैं। जो कर्ता कर्म होता है, कर्ता कर्ता कारक को छोड़कर जो भी शेष कारक होते हैं वो सब अपने आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। जैसे कारक है कर्म तत्पुरुष, है ना? क्या है? कर्म तत्पुरुष। ऐसे करके कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को कर्ण तत्पुरुष, ऐसे करके ये जितने भी अपने कारक होते हैं कर्ता कारक को छोड़कर सभी कारक यहाँ पे आ जाएंगे और उसके साथ में तत्पुरुष समास जुड़ता जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
इसको हम विस्तार से बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ ये समझो कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इसके जो प्रकार होते हैं इसको हम बाद में बताएंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरा पद कैसा होता है, गौण होता है। जैसे तुम करो राजपुत्र, क्या है, राजपुत्र, राजपुत्र। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। पुत्र। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तो एक बात और यहाँ पे ध्यान आ गई तुमको कि यहाँ पे हमेशा भी तत्पुरुष समास में कारक या जो विभक्ति होती है उनका यहाँ पे जब भी हम उसका समास विग्रह करेंगे वो चीज आती है। जैसे क्या हुआ है, पुत्र, राजपुत्र, कौन सा समास हो गया, राजा का पुत्र। मतलब एक यहाँ पे कारक यानी काकी यहाँ पे लोप हो रहा है, आ रहा है, तो इसको कौन सा बोल देंगे हम, तत्पुरुष समास। और भी जाएंगे वो अपन बाद में देखते हैं, अभी दूसरे समास पे आते हैं अपन, है ना। जब इसके हम भेद पढ़ाएंगे तब इसको एक एक करके बताएंगे, कर्ता को छोड़ कौन कौन से कर्ण में, कर्ण तत्पुरुष में कौन सा आ जाएगा, और बाकी जो तत्पुरुष है उनमें कौन सा आएगा। अब दूसरे के बाद अपन तत्पुरुष पढ़ लिया, अपने अव्ययभाव पढ़ लिया, अब कौन सा पद पढ़ेंगे अपन, कौन सा समास पढ़ेंगे, दिगु। कौन सा पढ़ेंगे, दिगु। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन अब, दिगु समास पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, दिगु समास की परिभाषा क्या होती है, वह समास और वह सामासिक पद इसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची। प्रथम पद कैसा होता है, संख्यावाची। ठीक है। प्रथम पद कैसा होता है इसमें, संख्यावाची। उदाहरण के लिए लो पंचवटी, क्या हो गया, पंचवटी, बटी। चौराहा, क्या हो गया, चौराहा। आगे तिराहा, क्या, तिराहा। मतलब जहाँ भी तुम्हें जो सामासिक पद में जो प्रथम पद होता है, जैसे हम पूर्व पद बोलते हैं, अगर वो तुम्हें संख्यावाची दिख रहा है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, दिगु समास होगा। चलो दिगु के साथ में हम तुम्हें बहुव्रीहि समास बता देते हैं। यहीं पे ये कौन सा था, तीसरा समास हो गया ना, यहाँ पे चौथा समास है, यहाँ पे देख ले रहा बहुव्रीहि। कौन सा, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास की अगर तुमसे पूछे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, तो बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी, वह समास जिसमें दिए गए दोनों पद मुख्य ना हो। मतलब वह समास जिसमें दिए हुए दोनों शब्द प्रधान न हो और दोनों शब्द मिलके तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए इसमें हम देखते हैं त्रिलोचन। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, तिर का मतलब क्या होता है, तीन। और हमने तो बताया कि दिगु समास में आता है तीन। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें ऐसा कुछ मिले कि वहां पे तुम्हें दिगु समास लग रहा है, कौन सा लग रहा है, दिगु समास लग रहा है और बहुव्रीहि भी लग रहा है, तो हमेशा आंसर क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। जब तुम्हें दिगु भी लगे और बहुव्रीहि भी तो हमेशा कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। अब त्रिलोचन का मतलब क्या होता है, लोचन का मतलब होता है आंखें। तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, जिसके तीन लोचन या फिर नेत्र हो, अर्थात कौन है, एक बात। दूसरी बात याद रखो, यहाँ पे तुम चतुर्मुख, क्या, चतुर्मुख, जिसके चार हो, अर्थात किसने, ब्रह्मा। यहाँ पे भी तुम्हें चतुर दिख रहा है मतलब चार, और यहाँ पे भी आता है, लेकिन कौन सी समास हो रहा है, जब हमें दो चीजों में कंफ्यूजन हो, बहुव्रीहि है दिगु है, हमेशा कौन सा लगते आने, बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में एक बात याद रखो, हमेशा जब भी अपने अंगों की बात करेंगे तो हमेशा कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा आएगा, बहुव्रीहि। हमने यहाँ पे कर लिए अपने कितने, चार कंप्लीट कर लिए, कितने कर लिए, चार कंप्लीट कर लिए। अब अपने कौन कौन से रह गए हैं, कर्मधारय और द्वंद्व। सबसे पहले हम द्वंद्व देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय। तो पांचवा समास हम देख लेते हैं, कौन सा, द्वंद्व। कौन सा देख लेंगे, द्वंद्व
समास। समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान या मुख्य होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान या मुख्य। दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान या मुख्य। प्रधान या कैसे होते हैं? मुख्य। मुख्य। और दूसरी बात याद रखो, ये प्रधान या मुख्य तो होते हैं, और जब इनका हम समास विग्रह करते हैं, या तो और लगता है बीच में, क्या और लगता है, या फिर या लगता है। या तो और लगेगा या फिर या लगेगा। उदाहरण के लिए हम अगर देखेंगे इसमें, माता पिता, क्या माता पिता। माता पिता। पिता, इसका हम समास विग्रह करें तो क्या आ जाएगा? माता और पिता। माता और पिता। पिता। ठीक है। रात दिन, रात और दिन। रात और दिन। रात और दिन। दिन। क्या आ रहा है इसमें? बीच में कौन आ रहा है? और आ रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रात या दिन। क्या रात या दिन। रात या दिन। दिन। यहाँ पे एक बात समझ में आ रही? या फिर तुम यहाँ पे देखो, खाना पीना, क्या खाना पीना। खाना पीना, उठना बैठना, क्या खाना या पीना, उठना या बैठना, चाय या कॉफी, गर्म या ठंडा। ठीक है। यहाँ पे जब भी तुम्हें ऐसा देखे कि अपन उसका समास विग्रह कर रहे हैं, या तो और आ रहा है या फिर या आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा अपना? द्वंद्व समास होगा। अब हमारा समास बचता है अंतिम। कौन सा बच रहा है? अंतिम। अंतिम समास है, अपन पढ़ेंगे कौन सा? कर्मधारय। कौन सा पढ़ेंगे हम? अंतिम समास कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा पूछे तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है? क्या होती है? जिस समास का प्रथम पद कैसा होता है? प्रथम पद विशेषण। कैसा होता है? विशेषण। विशेषण या उपमान, क्या उपमान। उपमान। और दूसरा पद जो होता है, दूसरे पद को हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। दूसरा पद कैसा होता है? विशेष। विशेष होता है या फिर उपमेय। क्या विशेष या उपमेय। विशेषण किसे बोलते हैं? सबसे पहले हमें ये आना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जब भी हम किसी चीज को, नई चीज को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उससे जो भी ज्वाइंट चीजें होती हैं उनको हम समझें। विशेषण किसे बोलते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण। चलिए ठीक, इसका हम उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं अपन उसका? उदाहरण। नॉर्मली तुमने ये वाले तो रोज देखे होंगे, नीलकमल। जो कमल नीला है, कैसा है? नीला। या फिर चलो ये लिखो, जो कमल नीला है, जो कमल नीला है। नीला है। कमल की विशेषता क्या बता रहे हैं? कमल की विशेषता कैसी है? नीला। नीली है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली। नीली है। गाय कैसी है? नीली। गाय कैसी है? नीली। ठीक है। क्या बता रहा है? नीला क्या एक विशेषता बता रहा है। प्रथम पद क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। कौन सा? प्रथम पद। अब तुमसे हम पूछें कि जो महाराज है, महाराज में कौन सा समास है? बता दो। क्यों है कर्मधारय? इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा, महान है जो राजा। महान है जो राजा। जो राजा। राजा। मतलब राजा की महानता कैसे बता रहा है? वो कैसा है? महान। महान है। वो कैसा है? महान। महान है। देवों के देव में क्या आएगा? देवों के देव नहीं, यहाँ देखो, महादेव लिखते हैं अपन। क्या? महादेव। महादेव। महादेव में कौन सा समास आएगा? यही गलती करते हो। देवक देव देखो, महादेव का मतलब क्या होता है? जो महान है देवों में। क्या? जो महान है देवों में। देखो ये दो पद तो हैं। माना कि ये बता रहा है, तुम्हें विशेषता बता रहा है महान देव की। क्या बता रहा है? महान। विशेषता, यानी ये कौन सा है? विशेषण तो बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन जब हम इन दोनों शब्द को देखेंगे तो ये दोनों मुख्य नहीं है, एक तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं। महादेव, महान है जो देव। महादेव किसको नाम दिया गया? भगवान शिव को। तो मतलब इसमें कौन सा समाज आ जाएगा? बहुव्रीहि आ जाएगा। कौन सा जाएगा? बहुव्रीहि। ये हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा समास है। एक बार अच्छे से सबको पढ़ो, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा कहाँ कौन सा समास है। ठीक है।
अब हम कुछ पूछते हैं, वो बताओ। पीताम्बर बताओ, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इसका समास विग्रह करोगे तो क्या आएगा? पीला है जो अंबर। पीला है जिसका अंबर। अंबर। हाँ, और उदाहरण बताओ तुम्हारी है, बुक है।